गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 18 सितंबर का न्यूज़पेपर को हम आज देखेंगे। दक्षिण एशिया में हालत जटिल। दक्षिण एशिया आज जिस दौर से गुजर रहा है वह केवल आंतरिक अस्थिरता की कथा नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति की गहरी छायों से आच्छादित परिदृश्य भी है। यह भूभाग जो कभी प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक बहुलता और समृद्ध परंपराओं का उद्गम स्थल रहा, आज अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के हितों की प्रयोगशाला और प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार तक और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक लगभग सभी देशों में उथल-पुथल, आंदोलनों और सत्ता संघर्ष का आलम है। इन घटनाओं ने क्षेत्र की स्थिरता को संकट में डाल दिया है। श्रीलंका इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 2022 में जब इस द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट ने भयावह रूप लिया, तब जनता ने राजपक्षे परिवार की सत्ता को उखाड़ फेंका। विदेशी कर्ज का बोझ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुप्रबंधन ने आम लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। यह आंदोलन सरकार विरोधी आक्रोश भर नहीं था, बल्कि संकेत था कि जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा की जाएगी तो सत्ताधारी वर्ग के लिए कुर्सी बचाना असंभव होगा। कुछ ही समय बाद बांग्लादेश में भी आक्रोश की लपटें उठी। शेख हसीना की सरकार, जिसने विकास और आर्थिक प्रगति के नाम पर अस्थायित्व कायम किया था, अचानक विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गई। बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह ने आंदोलन को जन्म दिया। नेपाल की स्थिति और भी जटिल है। नेपाल का भूगोल, रणनीतिक स्थिति और भारत चीन के बीच उसकी अहमियत ने इसे बाहरी हस्तक्षेप का सहज शिकार बना दिया है। वहां की राजनीति में लगातार बदलते गठबंधन, नेतृत्व की अस्थिरता और जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा ने असंतोष को हवा दी है। राजतंत्र समर्थक और कट्टरपंथी ताकतें असंतोष को भुनाने में जुटी है, जिससे नेपाल की सामाजिक संरचना में नई दरारें पड़ रही है। इसी तरह म्यांमार, जहां सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, वर्षों से गृह युद्ध और विद्रोह की चपेट में है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यहाँ विदेशी शक्तियों की भूमिका और भी स्पष्ट दिखती है। अमेरिकी और पश्चिमी देशों का दबाव, चीन की गहरी आर्थिक पैठ और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की लड़ाई ने म्यांमार को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यहाँ एक ओर सेना और न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर होता जा रहा है। विदेशी कर्ज पर निर्भरता, मुद्रास्फीति और बढ़ते आतंकी हमलों ने जनजीवन को असुरक्षित बना दिया है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, दो महाशक्ति अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। एक और चीन बेल्ट एंड रोड जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से पूरे क्षेत्र को अपनी आर्थिक रणनीति पकड़ में लेना चाहता है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसी साझेदारियों के जरिए इस प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश नतीजा यह है कि दक्षिण एशियाई देशों की आंतरिक राजनीति अब उनकी अपनी नहीं रह गई है। हर आंदोलन, हर सत्ता परिवर्तन और हर अस्थिरता के पीछे विदेशी छाया मंडराती दिखती है। यह क्षेत्र केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर, मलक्का जलसंधि और हिमालय गलियारों पर पकड़ बनाने की जद्दोजहद ने बाहरी शक्तियों को यहाँ सक्रिय कर दिया है। भारत, जो स्वयं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरी शक्ति है, के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौतियों लेकर आती है।
एक और उसे अपने पड़ोस की अस्थिरता का सामना करना है, तो दूसरी ओर बाहरी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करना है। दक्षिण एशियाई देशों की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण यह है कि शासक वर्ग ने जनता की अपेक्षाओं का और आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं दी। लोकतंत्र चुनाव तक सीमित रह गया, जबकि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन का अभाव रहा। आर्थिक विकास का लाभ कुछ वर्गों तक सीमित रहा, जिससे सामाजिक विषमता बढ़ी। यही असंतोष जब फूटता है तो आंदोलन का रूप ले लेता है, और यह आंदोलन विदेशी हितों से टकराता है तो बाहरी शक्तियां अपने अपने हित साधने के लिए उसे हवा देने से नहीं चूकती। दक्षिण एशियाई दरारें केवल क्षेत्रीय संकट नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है। यदि यह क्षेत्र अस्थिर रहता है तो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में शांति और विकास प्रभावित होंगे। इसलिए आवश्यक है कि विदेशी शक्तियां यहाँ अपने अपने हित साधने के बजाय क्षेत्रीय स्थिरता और जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। नेक्स्ट न्यूज। जीएसटी सुधार से मजबूत होंगे एमएसएमई। यकीनन ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों के बीच देश में 22 सितंबर से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की नई घटी हुई दरों से उपभोक्ता मांग में भारी वृद्धि होगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई मजबूत होंगे। वस्तुतः अभी जीएसटी सुधार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित देश बनाने के लिए एमएसएमई को विभिन्न चुनौतियों के समाधान के मद्देनजर नई रणनीति पर भी आगे बढ़ना जरूरी है। एमएसएमई से जुड़े जीएसटी सुधार प्रमुख रूप से ऑटोमोबाइल्स, ड्राई फ्रूट्स उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग, परिवहन, लॉजिस्टिक, हस्तशिल्प, आवास निर्माण, उत्पाद क्षेत्रों की इकाइयों को भारी लाभ देंगे। एमएसएमई क्षेत्र में जीएसटी दरों को कम किए जाने की रणनीति आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण उद्यमियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रोजगार को बढ़ावा देगी। इससे खास तौर से वस्त्र, खिलौना, हस्तशिल्प, चमड़ा और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बात महत्वपूर्ण है कि दोपहियों वाहनों, कारों, बसों और ट्रैक्टरों पर कम जीएसटी से मांग बढ़ेगी, जिससे कि टायर, बैटरी, ग्लास, जिससे टायर, बैटरी, ग्लास, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के एमएसएमई को लाभ होगा। ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5% यानी कि 1800 सीसी करने से भारत की वैश्विक स्तर पर ट्रैक्टर विनिर्माण में अग्रणी बनने की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही इससे संबंध एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा। वाणिज्यिक माल वाहनों, ट्रक डिलीवरी वैन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी जाने से माल ढुलाई, लॉजिस्टिक लागत, महंगाई का दबाव कम होने से एमएसएमई को लाभ होगा। ऐसे में निश्चित रूप से जीएसटी की नई स्लैब से आम आदमी, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को राहत मिलेगी। चाहे आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हो, चाहे वह किसानों से जुड़ी वस्तुएं हो, चाहे वह मध्यम वर्ग से संबंधित वस्तुएं हो, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में एमएसएमई को दी गई बड़ी जीएसटी राहत अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगी। यदि अब जीएसटी दर घटने से एमएसएमई को कर राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एमएसएमई के समक्ष डिजिटल ढांचा, कुशल श्रमिक, बाजार पहुंच, फंडिंग की कमी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डेटा सुरक्षा और स्किल डेवलपमेंट की चुनौतियां खड़ी है।
आईटी सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स के समक्ष व्यवहारिक मार्गदर्शन, एक्सेस और प्रारंभिक निवेश की चुनौती है। खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में खराब तकनीकी और कमजोर लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण गुणवत्ता में कमी की चुनौती है। ऊर्जा की अनियमितता, आपूर्ति और बड़ी कंपनियों से भुगतान में देरी एमएसएमई के विकास में बड़ी बाधा है। सिडबी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी एमएसएमई के लिए सरल कर्ज की प्राप्ति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि एमएसएमई क्षेत्र देश में उत्पादन, निर्यात और रोजगार में लगातार अपनी अहम भूमिका बढ़ाता जा रहा है। विगत 21 जुलाई को राज्यसभा में एमएसएमई मंत्री ने बताया कि देश में इस समय पंजीकृत 6.5 करोड़ एमएसएमई करीब 28 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीएसटी में एमएसएमई का योगदान 30.1% है। देश के एमएसएमई निर्माण में 35.4% और निर्यात में 45.73% योगदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से अब इस समय तेज विकास की रणनीति के तहत तेजी से आकार ले रहे भारत के एफटीएफ में जिस तरह एमएसएमई के हितों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, उससे देश के एमएसएमई के लिए नई वैश्विक संभावनाएं भी उभर कर दिखाई दे रही है। निस्संदेह एमएसएमई के समक्ष ऊंचे टैरिफ से निर्मित चिंताओं को दूर करने हेतु मौजूदा बीते वर्ष 2025-26 के बजट में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य से बहुआयामी उपायों की जो एक बृहद श्रृंखला प्रस्तुत की गई है, उसके क्रियान्वयन पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसके तहत वित्तीय सहायता और खरीद नीतियों से लेकर क्षमता निर्माण और बाजार एकीकरण तक की पहल शामिल है। प्रमुख पहलों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमईजीपी संस्कृति और एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति शामिल है, जिनका उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है, रोजगार बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है। उद्योगों का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने में मदद करने के लिए एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ा दी गई है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20% बढ़ाकर सुनिश्चित किया गया है। सरकार निर्यातकों को सहारा देने के लिए 2250 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन को तेजी से लागू करने और बिना रेहन के कर्ज दिए जाने की डगर पर आगे बढ़ रही है। टैरिफ तूफान के बीच एमएसएमई की क्षमताओं को उन्नत करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने तथा निर्यात झटके से निपटने के लिए एमएसएमई को नीतिगत समर्थन का लाभ दिया जाना होगा। अब एमएसएमई को बढ़ावा देने की नई योजना कारोबार में सरलता, वैश्विक बाजार में सरल पहुंच, अनुपालन बोझ में कमी, जीएसटी दरों में सरलता पर ध्यान देना, एमएसएमई की सीधे मदद और प्रक्रियाओं के माध्यम से मदद दोनों ही डगर पर आगे बढ़ना होगा। इससे उनके व्यापक ढांचे में लचीलापन मिल सकेगा और उनके अनुपालन लागत में भी कमी आएगी। सरकार के द्वारा एमएसएमई के कारोबार करने को आसान बनाने और घरेलू खपत को बढ़ाने के तरीकों पर नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। नई सप्लाई चेन और नए बाजारों की तलाश की जानी होगी। विदेशों में वेयर हाउसिंग की सुविधा और वैश्विक ब्रांडिंग पहल से भी निर्यात को बाजार बढ़ाना होगा। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि बुनियादी ढांचे की मजबूती, अधिक लॉजिस्टिक सुविधाएं, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने, ब्याज समतुल्य योजना को फिर से शुरू किया जाने तथा ऋण गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार करने जैसे उपायों को एमएसएमई को वित्तीय राहत और स्थिरता प्रदान की जानी होगी।
एमएसएमई के हित में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजनाओं का विस्तार किए जाने के विशेष रूप से निर्यात उन्मुख एमएसएमई लाभान्वित होंगे। नवाचार की नई लहर एमएसएमई के लिए नया अध्याय लिख सकती है। उम्मीद करें कि सरकार अभी भी मौजूद जीएसटी संबंधी कुछ उलझनों, कारोबारों, सरलता, डिजिटल ढांचा, कुशल श्रमिक, वैश्विक बाजार पहुंच, फंडिंग की कमी, नई टेक्नोलॉजी के सहयोग, स्किल डेवलपमेंट, अनुपालन बोझ में कमी जैसी अहम चुनौतियों के समाधान से देश में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाएगी और इससे देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करेगा यूरोपीय संघ। भारत के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों पर ईयू ने जारी किया नया एजेंडा।